हेलो फ्रेंड। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लू बीटल। मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रहा है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और स्कैरब के बारे में पूछती है। वो लेडी उन्हें स्कैरब की खोज जारी रखने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम पामेरा सिटी देखते हैं। वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हाइमी है और वो लॉ कंप्लीट करके घर आता है। तो उसको लेने के लिए एयरपोर्ट उसकी पूरी फैमिली आई होती है। वो ये देख के बहुत खुश था। फिर वहाँ से वो लोग लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पे उसको पता चलता है कि 3 महीने में उसका घर जाने वाला है। ये सुन के हाइमी शॉक हो जाता है। उसकी मम्मी उसे बताती है कि फॉर्ड कंपनी के वजह से ही उनका ये हाल हुआ है। वहाँ पे उसको ये भी पता चलता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। ये सब सुन के वो पूछता है कि उससे ये सब पहले क्यों नहीं बताए। उसके घर वाले उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट करे चाहते थे, इसीलिए नहीं बताए। रात को हाइमी परेशान था और छत पे बियर पी रहा था। तभी उसकी बहन वहां आती है और दोनों घर के हालात के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। अगले दिन उसकी बहन उसे अपनी कंपनी में हाउसकीपिंग का जॉब दिलवाती है। वहां पे हाइमे विक्टोरिया कॉर्ड को गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तो उसकी बहन कहती है इन लोग के लिए हम लोग इनविजिबल हैं। वहाँ विक्टोरिया से मिलने उसकी भतीजी जेनिफर आई हुई थी। जेनी उसे ओमैक प्रोजेक्ट के बारे में टीवी में एक न्यूज़ दिखाती है। ओमैक ऐसी एक डिवाइस है जो कि किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकती थी, जैसे कि वन मैन आर्मी। हाइमी की बहन मिलाग्रो अमीरों का वॉशरूम यूज करना चाहती थी, इसलिए हाइमी को दरवाजे पर खड़ा करके खुद अंदर चली जाती है। जेनिफर विक्टोरिया से पूछती है कि जो प्रोजेक्ट सालों पहले बंद कर दी गई थी उसको दोबारा क्यों चालू किया। विक्टोरिया उसे कहती है कि वो बात एक सीक्रेट है और उसे रात में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जेनिफर विक्टोरिया को याद दिलाती है कि उन्होंने हथियार बनाना कब का छोड़ दिया था, लेकिन इस बात पर विक्टोरिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो कंपनी पर एक बोझ है और उसको ये कुर्सी सिर्फ अपने पिता के वजह से मिला है। दोनों के बीच में बहुत कहासुनी होती है। तो विक्टोरिया कहती है कि कंपनी उसकी है, तो जेनिफर कहती है कि उससे वो नहीं डरती, लेकिन विक्टोरिया उसे कहती है कि उसे डरना चाहिए। विक्टोरिया के साथ खड़ा आदमी कैरेफेक्स जेनिफर पे हमला करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी हाइमी आकर उसे रोक देता है और कहता है उसने किसी को रोकने की बात सुनी है। मिलाग्रो भी वॉशरूम से बाहर निकल आती है और ये देखकर विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को नौकरी से निकाल देती है। जेनिफर जाते जाते हाइमी को उसके वजह से जॉब जाने के लिए सॉरी कहती है और अपना नंबर देती है और बोलती है कि और कोई जॉब दिलवाएगी। हम देखते हैं कि रात को हाइमी परेशान हो रहा था तो अपने कमरे से बाहर आकर देखता है उसके पापा गार्डन में बैठे हुए थे। वो उनके साथ बैठकर बात करता है। उसके पापा को पता चलता है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और परेशान है, तो उसको समझाते हुए कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अगले दिन हाइमी कॉर्ड के ऑफिस जाता है और उसका पूरा परिवार भी उसे छोड़ने जाता है। हाइमी रिसेप्शन में जेनिफर से मिलने की बात करता है, लेकिन अपॉइंटमेंट ना होने के कारण उसे वेटिंग एरिया में बैठने के लिए कहा जाता है। उधर जेनिफर एक एम्प्लॉई का कार्ड चुराकर लैब में घुस जाती है और वो एक स्कैरब को उठा लेती है। वो उस स्कैरब को एक बर्गर का डब्बे में छुपाकर लैब से निकल जाती है। उस देर में वो एम्प्लॉई देखता है कि स्कैरब वहाँ नहीं है और सबको अलर्ट कर देता है। उधर हाइमी जेनिफर को देखकर उसका पीछा करता है, जेनिफर से जॉब देने की बात करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सायरन बज जाता है और वो डब्बा हाइमी को देकर उसे बिना खोले संभाल कर रखने के लिए कहती है और उसे वहां से भेज देती है। फिर जेनिफर भी दूसरे लोगों के साथ स्कैरब को ढूंढने में लग जाती है। हाइमी उस डब्बे को लेकर घर आ जाता है। मिलाग्रो उसे कहती है कि तू जॉब लेने गया था, ये क्या लेकर आया है, एक बर्गर।
हाइमी कहता है मुझे नहीं लगता इसमें बर्गर है। तो मिलाग्रो कहती है इसे खोल कर देखा। हाइमी कहता है उसे जेनिफर ने खोलने के लिए मना किया था, लेकिन सबके बार बार बोलने पर वो डब्बा खोल देता है। उसके घर वाले स्कैरब को देखकर चौंक जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। हाइमी स्कैरब को उन लोगों से छीन लेता है और उसके हाथ में आते ही स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है और उसके चेहरे पे कूद जाता है और सब लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी एक बिजली का झटका लगता है जिससे ट्रांसफार्मर जल जाता है। स्कैरब हाइमी के अंदर घुस जाता है और उसके कपड़े जल जाते हैं और उस पे एक सूट बन जाता है। स्कैरब अपने आप ही कुछ बोलने लगता है जो कि किसी को समझ नहीं आता। उस सूट के अंदर एआई होता है और वो अपने पावर्स को एक एक करके टेस्ट करना शुरू कर देता है। वो हाइमी को लेकर स्पेस में चली जाती है और इसी तरह और एक टेस्ट भी करती है। एक्चुअली सूट में एक एआई होती है जो कि ये सब करवा रही थी। वो एक बड़े महंगे गाड़ी पे आकर गिरता है और जब वो उठकर खड़ा होता है तभी एक बस आकर टकराती है, लेकिन एआई एक शील्ड बनाकर बस को दो टुकड़े कर देती है। हाइमी लोगों से कहता है कि ये उसने नहीं किया है और तब एआई बोलती है कि शील्ड टेस्टिंग कंप्लीटेड। हाइमी वापस घर पे आता है और उसका सूट उस पर हट जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो तैयार होकर जेनिफर से मिलने के लिए निकलता है, पर उसके अंकल रूडी सबको उस चीज के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये कॉड का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है और सब मिलकर उसे घर पे ही रोक लेते हैं। हाइमी रूडी की कार लेकर वहां से निकल जाता है और जेनिफर से मिलता है। जेनिफर को कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो उन लोगों से बचाकर अपने घर ले आता है। घर पे रूडी बहुत गुस्सा करता है। जेनिफर जब स्कैरब के बारे में पूछती है तब हाइमी उसे स्कैरब को अपने पीठ में धंसा हुआ दिखाता है और इसके बारे में पूछता है। जेनिफर उसे बताती है ये एक पुराना तबाही फैलाने वाला हथियार है जो कि उसके पापा को दिया गया था। जब मिलाग्रो उसे कहती है उसने इस हथियार को हाइमी को क्यों दिया, तो वो बताती है कि ये हथियार ऐसे ही एक्टिवेट नहीं होता, जरूर स्कैरब ने हाइमी को चुना है इसीलिए एक्टिवेट हुआ। वो कहती है कि उसकी आंटी इसे ढूंढ रही है और सबकी जान खतरे में है और इस चीज को बाहर निकालने के लिए उन्हें किसी जगह जाना पड़ेगा और वहाँ की चाबी कॉड के ऑफिस में है और अब वहाँ की सिक्योरिटी बहुत तगड़ी हो गई है। रूडी कहता है कि उसके पास ऐसा एक डिवाइस है जिससे वो सिक्योरिटी को तोड़ सकता है। उधर पार्टी में विक्टोरिया को पता चल जाता है स्क्रैप की चोरी होने की बात और वो कैरेपेक्स को स्क्रैप को ढूंढने के लिए कहती है। रूडी अपना सिस्टम स्टार्ट करके कॉड के ऑफिस की सिक्योरिटी को हाईजैक कर लेता है और हाइमी जेनिफर को लेकर अंदर चला जाता है और एक घड़ी चुरा कर ले जाते हैं। बाहर निकलते वक्त कैरेपेक्स हाइमी को हमला करता है, लेकिन स्कैरब उन्हें बचा लेती है। उनके बीच में काफी जोरदार लड़ाई हो जाती है और एक बार एआई हाइमी को कैरेपेक्स को मार डालने को कहता है, लेकिन हाइमी मारने से मना कर देता है। जब कैरेपेक्स हाइमी को मारने वाला होता है तभी रूडी आकर उसे बचा लेता है। वो लोग स्कैरब की हाइमी के बॉडी से निकालने के लिए वहां से निकल जाते हैं। हाइमी सबको बताता है कि उस एआई का नाम खाजिदा है। वो लोग जेनिफर के पापा के लैब में आते हैं। वहां पहुंचते ही रोडी को पता चल जाता है कि जेनिफर के पापा ही ब्लू बीटल थे, जो कि पाल्मेरा सिटी के सुपर हीरो थे। हाइमी ऊपर फ्रेश होने के लिए जाता है और देखता है कि उसके घाव अपने आप ही भर जा रहा है। जेनिफर हाइमी को अपने पापा का कपड़े देती है और उससे अपने फैमिली के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि हाइमी के घर में बहुत सारा प्यार है, जबकि वहाँ पर अकेलापन है। वो अपने पापा के ब्लू बीटल बनने के बाद घर से गायब होने की बात कहती है और ये बताती है कि उसके पापा अचानक से कहीं चले गए। रूडी उन्हें कहता है कि स्कैरब अब एक तरह का पोस्ट है जो कि खुद ही अपने लिए एक शरीर ढूंढता है और उससे जुड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए वो कभी कभी
हाइमी की बात मानता है और कभी कभी नहीं, लेकिन उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। हाइमी इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन रूडी उसे समझाता है और उसके पापा की कहानी बताता है और उसे पाल्मेरा की सुपर हीरो बनने के लिए कहता है। वो लोग आसमान में एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखते हैं जो कि हाइमी के घर की तरफ जा रहा था, और वो समझ जाते हैं कि वो जरूर जेनिफर की आंटी विक्टोरिया ही है जो कि हाइमी के फैमिली को हमला करने के लिए जा रही है। हाइमी ब्लू बीटल बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सूट बाहर नहीं आता, तो फिर वो बिल्डिंग से कूद जाता है और ब्लू बीटल बन जाता है और अपने घर की तरफ उड़ जाता है। विक्टोरिया के लोग हाइमी के घर वालों को बाहर निकालकर नीचे बैठा देते हैं। हाइमी खाजिदा से हथियार मांगता है और अकेले ही सबका सामना करता है। वो अपनी फैमिली को गोलियों से बचाता है और वहां से भागने के लिए कहता है। भागते वक्त मिलाग्रो नीचे गिर जाती है और उसे बचाने के लिए उसके पापा वहां आ जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत गहरी चोट लग जाती है। खाजिदा हाइमी से परिवार को बचाने के लिए कहती है और तभी ऊपर से विक्टोरिया कैरेपेक्स को एक हथियार चलाने के लिए कहती है। उससे हाइमी के पापा मारे जाते हैं। विक्टोरिया हाइमी के सूट के सिस्टम को क्रैश कर देती है और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। सुबह हम देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से जल चुका है, लेकिन तभी दादी कहती है कि उन्हें हार ना मानकर हाइमी को बचाने के लिए जाना चाहिए। जेनिफर उन सबको अपने साथ अपने पापा के लैब में ले जाती है, जहाँ पे एक स्पेस शिप था जिसमें बैठकर वो लोग हाइमी को बचाने के लिए जाते हैं। जेनिफर उन्हें अपने डैड के बनाए हुए हथियार देती है। वो लोग एक नक्शा देखकर वहां जाने का प्लान बनाते हैं। उधर विक्टोरिया स्कैरब के कोड को ओमेक्स प्रोग्राम में डालने के लिए एक साइंटिस्ट को कहती है, लेकिन ऐसा करने पे हाइमी की मौत भी हो सकती है। हाइमी का परिवार उस जगह पहुंच जाता है जहां पे हाइमी को रखा गया था। मिलाग्रो और जेनिफर वहां देखते हैं कि विक्टोरिया स्कैरब की एक पूरी फौज बना रखी थी। जब हाइमी के सूट से कोड को ट्रांसफर किया जा रहा था, तभी हाइमी अपने पापा को देखता है जो कि उसे अपने साथ कहीं ले जा रहे थे। जेनिफर और मिलाग्रो वहां पे कुछ बॉम्ब फिट कर देते हैं। हाइमी से उसके पापा कहते हैं कि अभी उसका वक्त नहीं आया है और उसे वापस जाना चाहिए और वो किसी बड़े काम के लिए बना है और स्कैरब ने उसे इसलिए चुना है। इन बातों से हाइमी के अंदर कुछ हरकत होती है और वो होश में आ जाता है। स्कैरब और हाइमी की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और तभी जेनिफर सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देती है और जैसे ही सपने में हाइमी छूता है तो उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है। साइंटिस्ट हाइमी को वहां से निकलने में मदद करता है। कैरेपेक्स आकर उस साइंटिस्ट को मार देता है। अब कैरेपेक्स और भी पावरफुल बन गया था। हाइमी को कुछ गार्ड्स घेर लेते हैं, लेकिन दादी आकर उसे बचा लेती है। विक्टोरिया जेनिफर के पास आती है और उसे पकड़ लेती है। हाइमी बैटलशिप में आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिलाग्रो अभी भी नहीं आई है। हाइमी उसे बचाने के लिए वापस जाता है। तभी हाइमी की माँ खाजिदा से कहती है कि तुम दोनों को मिलकर उसे बचाना है। मिलाग्रो पे कुछ गार्ड्स हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपना हथियार से उनका सामना करती है और तभी वहाँ पे हाइमी भी आ जाता है। अब खाजिदा और हाइमी मिलकर उन गार्ड्स का सामना करते हैं। रूडी भी वहाँ आ जाता है और तभी कैरेपेक्स हाइमी पे हमला करता है। हाइमी और कैरेपेक्स के बीच में घमासान लड़ाई होती है। जब कैरेपेक्स हाइमी को मारने वाला था, तभी रूडी पत्थर मारकर हाइमी को बचा लेता है, जिससे गुस्सा होकर कैरेपेक्स उसी पर हमला कर देता है। ये देखकर हाइमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सारी पावर्स यूज करके कैरेपेक्स पे हमला कर देता है। उधर विक्टोरिया जेनिफर को अपने हेलीकॉप्टर में लेकर कहीं जा रही थी। जेनिफर एक बबल गम चुपके से खा लेती है। विक्टोरिया उसे एक डिवाइस दिखाती है जिसमें स्कैरब का सारा कोड था। विक्टोरिया जेनिफर पे हमला कर देती है, लेकिन वो बच जाती है और नीचे कूद जाती है और तभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हाइमी कैरेपेक्स को बहुत मारता है और उसे मारने ही वाला होता है,
तब खाजिदा उसे रोक देती है, पर हाइमी उसे मारना चाहता था क्योंकि उसने उसके पापा और मामा को मारा था। खाजिदा उसे मारने से रोक देती है और कहती है हम खूनी नहीं हैं, और डेटा ट्रांसफ़र करते टाइम का मेमोरी दिखाती है। उसे ये पता चलता है कि कैरेफेक्स की माँ के मरने के पीछे भी विक्टोरिया का ही हाथ था और उसी ने उसे अपने मतलब के लिए ही ऐसा बना दिया था। ये जानकर हाइमी उसे नहीं मारता। हम देखते हैं कि रूडी अभी भी जिंदा है और उस पेटल शिप में सवार है। हाइमी कैरेफेक्स को छोड़ देता है और उसे कहता है कि उसकी फैमिली ही उसकी ताकत है। उधर हम देखते हैं कि विक्टोरिया और जेनिफर अभी भी जिंदा हैं। जेनिफर स्कैरब के कोड के डिवाइस को तोड़ देती है, तो ये देखकर विक्टोरिया कैरेफेक्स को उन्हें मारने के लिए कहती है, लेकिन कैरेफेक्स उल्टा उसके पास जाकर कहता है कि उसकी याददाश्त लौट आई है और अपने साथ उसको लेकर खुद को ब्लास्ट कर देता है। हाइमी और जेनिफर वहाँ से निकल जाते हैं और वेटल शिप में वो एक साथ पूरी फैमिली को देखकर सब बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर अब कॉड इंडस्ट्री के मालकिन बन चुकी है और वो ये ऐलान करती है कि अब कॉड इंडस्ट्री हथियार नहीं बनाएगी। हाइमी और उसकी फैमिली अपने घर आते हैं और कहते हैं कि वो उस घर को फिर से बनाएंगे। तभी वहाँ पे जेनिफर आकर उनसे कहती है कि अब कॉड इंडस्ट्री उस बस्ती पे कोई बिल्डिंग नहीं बनाएगी और रूडी को एक नई गाड़ी गिफ्ट करती है। हाइमी जेनिफर को बाइक तक छोड़ने के लिए जाता है और जेनिफर उसे कहती है कि वो अपने डैड के यहाँ जा रही है, तो हाइमी जेनिफर को आसमान में घुमाने के लिए ले जाता है। एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि बिटल लैब में कोई है और एक आवाज़ आती है जिससे यहाँ पता चलता है कि जेनिफर के डैड शायद अभी भी जिंदा हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।